आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आज से जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की शुरुआत हो गई। 2 चरणों में हो रही इस जनगणना में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विकास की सही रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। वहीं कास्ट सेंसस को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में शनिवार से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई। सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की गिनती कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि वे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है। जातीय जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण में घरों की गिनती, जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती होनी है। करीब 2 लाख कर्मचारियों को जनगणना काम में लगाया गया है, जो बिहार के करीब 14 करोड़ लोगों की जाति की गणना करेंगे। जातिगत जनगणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बिहार सरकार जातिगत जनगणना क्यों करा रही है, क्यों कास्ट सेंसस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। जाति के आधार पर ही वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। केंद्र सरकार हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही है, जबकि केंद्र के रवैये से निराश बिहार सरकार ने अब खुद गणना कराने का फैसला किया। बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई है। कहा कि एक-एक चीजों को देखा जा रहा है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा। तो भी देख करके हमने बता दिया कि एक बात ठीक से नोट देखा, अच्छा से नोट कर रहा। हमने कहा कि ठीक से सब चीज नोट करिए। और कोई आदमी यहाँ है, अब मान लीजिए उसके परिवार का कोई बाहर रहता है, वो भी करिए। कि राज्य के बाहर रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो सबका नंबर ठीक से अच्छा न रहेगा। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है, इसकी भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के द्वारा आज प्रारंभ किया गया गरौल प्रखंड से। यहाँ भी एक घर में जाकर के आप लोगों ने देखा कैसे? हाँ, नहीं वो सब काम हो रहा है, सब चीज हो रहा है। जातीय जनगणना पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर समाज में जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। कास्ट सेंसस से क्या फायदा मिलेगा, ये भी सरकार से पूछा है। जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर भले सियासत कर रहा हो, लेकिन बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस पूरा करने का टारगेट मई 2023 तक रखा है। पहले फरवरी तक का ही लक्ष्य था, लेकिन देरी होने के चलते कास्ट सेंसस का टारगेट मई महीने तक बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ वैशाली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने के साथ ही सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जहां जातीय जनगणना की वैधता और उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता इसे बिहार से देश को एक नया रास्ता दिखाने की पहल मान रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं। और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है। उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात कि इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहे हैं। लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है, जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा। जब उन्होंने 001/01 घर की शुरुआत अपने सामने मकान का संख्या देके शुरुआत करा दी है, और आज
पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया और जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई, जाति आधारित गणना। और ये बिहार यहाँ से फिर से देश को एक संदेश देगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जाति जनगणना हो। भाजपा की कभी ये मानसिकता नहीं रही है। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है कि जो योजनाएं सरकारी योजनाएं बनाए वो सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। तभी मुख्यमंत्री ने जब यह कह दिया कि वे भारत भ्रमण पर निकलेंगे तो फिर शुरू हुई बयानों की बौछार। पहले जगदानंद ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, तो अब जवाब में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी कुछ कहा गया। कुशवाहा कहते हैं कि आशीर्वाद तो जनता देती है। तो इन सब के बीच बीजेपी महागठबंधन पर तंज कस रही है। सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद से ही कोई आगे बढ़ता है? तो इसकी वजह भी है। शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब नीतीश के भारत भ्रमण यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो जगदा बाबू ने कहा, नीतीश को लालू जी का आशीर्वाद हासिल है, वो देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। लालू जी आशीर्वाद दे चुके हैं और लालू जी का आशीर्वाद कोई सामान्य नहीं है। उनके हृदय से निकली आवाज साबित होता है कि यह एक ऐसे कर्मठ नेता का आशीर्वाद है। वो तो बहुत पहले भी दही का टीका लगा चुके हैं। जगदानंद सिंह को ही अब उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। कहा, कोई भी पद किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, जनता के आशीर्वाद से ही। हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई किसी व्यक्ति के कहने से। देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। जगदा बाबू के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा के पलटवार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा है। कहते हैं, जेडीयू आरजेडी आपस में क्या कर रहे हैं ये तो जनता ही जाने, लेकिन जायसवाल अभी से 2025 में बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाया था। हम जरा अफसोस है कि एनडीए गठबंधन को जनता ने वोट दिया था, आज एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है। 2025 में वेटिंग रह जाएंगे और 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। कुल मिलाकर बिहार की सियासत नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अभी ताजा बयान मुख्यमंत्री ने भारत भ्रमण को लेकर दिया है, जिस पर बेहद तेज सियासत हो रही है। मामला चाहे जो हो, 25 से पहले 24 की लड़ाई अभी से ही रोचक हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। यात्रा के तीसरे दिन वो वैशाली पहुंचे, जहां लोगों से उनका सीधा संवाद हुआ। मुख्यमंत्री को अपने करीब देखकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित नजर आए और इस दौरान लोगों ने सीएम का स्वागत किया और उनके करीब जाकर अपनी समस्याएं सुनाई। बिहार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इसी कड़ाके की सर्दी में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान भी निकाला जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली के गोरोल प्रखंड के कटरमाला पंचायत के हरसेर और भगवानपुर के हुसैना खुर्द गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया। समाधान यात्रा के दौरान आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सीएम के साथ लोगों के बीच दिखे। तो इसीलिए तो हम चले ही हैं कि जरा जाएंगे कहीं तो देखेंगे कि वहां की स्थिति क्या है और जो भी काम किया गया है अगल बगल में उसमें कोई कमी है तो लोग बताएंगे। तो इसी के लिए तो हम घूम ही रहे हैं, तो जान जाते हैं और तुरंत अधिकारीगण साथ रहते हैं। समाधान यात्रा पर निकले सीएम को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ठंड की परवाह किए बिना लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने या फिर उनकी झलक पाने के लिए उत्सुक दिखे।
समाधान यात्रा के दौरान सीएम के साथ उच्च अधिकारियों का पूरा दल चल रहा है। मुख्यमंत्री घूम घूम कर समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान ऑन द स्पॉट किया जा रहा है और लोगों की समस्या सुन रहे हैं और बहुत सारा काम जो जमीन पे उतरा है वो भी एक फीडबैक मिल रहा है। प्रशासन के सारे लोग हैं, बहुत कुछ ऑन स्पॉट डिसीजन हो रहा है। समाधान यात्रा के वैशाली पड़ाव के दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा वैशाली जिले के अलग अलग दलों के विधायक भी इस यात्रा का हिस्सा बने। कोशिश है कि जनता को किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो और सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी की। बिल्कुल विकास हुआ है और जो भी विकास तो निरंतर होते रहना चाहिए, विकास करके रुकता नहीं है। समाधान यात्रा से नए साल की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच उतर चुके हैं। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के निदान की इस पहल का शुरुआती रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस यात्रा का सियासी लाभ सरकार को किस रूप में मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मोकामा पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री इस इलाके से सांसद रह चुके हैं, देश के कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन इलाके के किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। टाल के लोग जल जमाव से परेशान हैं, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। तो किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री ने जब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है तो टाल के जो लोग हैं वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जो दाल का कटोरा कहा जाने वाला टाल क्षेत्र है उसके किसानों को कब आमदनी का लाभ मिलेगा। यहाँ के किसान परेशान है, उनको देखें। यहाँ का जो मजदूर है वो प्लान करके मेरा युवा साथी बाहर जा रहा है, उसको कौन देखेगा, उसको कौन संभालेगा। आज जनता को आवश्यकता इस बात की कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिले और बिहार के आम आदमी परेशान है, किसान भी परेशान है। किसान का फर्टिलाइजर दूसरे देशों में जा रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता। बिहार में चकाचक सड़कों का दावा होता है, विकास की रफ्तार सड़कों पर फर्राटे से दौड़ने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। मुंगेर का एक वीडियो सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर दावों की पोल खोल रहा है। कुछ दिन पहले बांका से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। रिपोर्ट के जरिए देखिए भ्रष्टाचार के निर्माण की कहानी। कोई भी जीएसबी नहीं दिया गया है, सिर्फ मिट्टी पर जो है, ये जो है तेल और पानी का मिश्रण मार दिया गया है। सड़कें विकास का पैमाना मानी जाती हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो सड़क निर्माण में जारी भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। वीडियो मुंगेर का है, जहां ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से खड़गपुर तारापुर के तैलियाडीह में बन रही सड़क का ये हाल है। रात में बनी सड़क सुबह हाथ से उखड़ती नजर आ रही है। ये जो है रात में काम किया गया है पहाड़पुर खेमा के पास, ठीक है, बीच सड़क का। देखिए कितना खराब बनाया गया है इसको, इसमें कहीं अलकतरा का निशान ही नहीं है। 90 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन हालात क्या हैं, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी। हाथ से उखड़ी सड़क की स्थिति देखिए, कंक्रीट और अलकतरे का रेशियो क्या रहा होगा समझना मुश्किल नहीं। मामला जब तूल पकड़ा तो मौके पर सहायक अभियंता पहुंचे, लेकिन उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पूछे जाने पर इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। साहब हैं आप, अब आप बताइए किसकी अनुमति से? कोई बात नहीं, बताइए, आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप विभागीय बिना अनुमति के काम कर दिए हैं रात में। ये इनको जितना इसमें हम लोग किसी तरह का पेमेंट इनको करने जा रहे हैं नहीं, दोबारा हम लोग काम करवाएंगे इस पे। लोची पहाड़पुर मुख्य मार्ग है ना? जी जी जी। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। 9 दिसंबर की ये तस्वीर बांका जिले के बेलहर प्रखंड के चिगुलिया गांव की है, जहां 1.5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क को लोग हाथों से ही उठा रहे हैं। सड़क की परतें तो ऐसे उखड़ रही हैं, जैसे मिट्टी से गोईठे को उठाया जाता है। निर्माण के 12 घंटे बाद ही सड़क यदि हाथ में आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? देखिए बिहार में जिस तरह से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से घटिया निर्माण कार्य शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है, तो वो ये भी बता रहा है कि सड़क नाम भर कहने के लिए ही है,
सड़क बस कागजों तक ही सिमटी है। बाकी बिहार में तो दावों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस सही ढंग से निरीक्षण नहीं करने की और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने की। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। पटना जिला प्रशासन ने 14 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। बढ़ती ठंड के चलते 10वीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। डीएम ने यह आदेश जारी किया है और यह आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू है। मुजफ्फरपुर में भी 11 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। बेगूसराय में लगातार सड़कों और सार्वजनिक जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। यूपी की तर्ज पर बुलडोजर से अतिक्रमण भूमि पर बने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और इसी कड़ी में तेघड़ा अनुमंडल के मिर्चैया चौक से लेकर तारा अड्डा तक दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। पदाधिकारियों ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए अभी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कटिहार में गैंगवार मामले की जांच सीआईडी को सौंपे जाने के बाद जांच में तेजी आ गई है। फॉरेंसिक लैब की टीम ने मोहना चांदपुर दियारे का दौरा किया और एक एक सबूत को बारीकी से खंगालने में जुट गई। 2 दिसंबर 2022 को सेमापुर थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर दियारा इलाके में गैंगवार की घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। गुरुवार को इस गैंगवार का कनेक्शन सूरत से जुड़ा, जब कटिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सूरत से 4 प्रमुख शूटर को गिरफ्तार किया था। कैमूर से अगली खबर, जहां अपराधियों ने एटीएम के गार्ड की हत्या कर 14 से 15 लाख रुपए कैश लूट लिए हैं। घटना भभुआ के पूरा पोखरा की है। दिन दहाड़े अपराधियों ने एटीएम गार्ड को गोली मारी है और कैश वैन और एटीएम से कैश लूट लिया। गोली लगने से गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। पीएनबी बैंक से कैश वैन से पैसा लेकर टीम पोखरा एटीएम में डालने गई थी और एटीएम के पास जैसे ही गाड़ी से पैसे से भरा बैग बाहर निकाला गया, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गार्ड बबन चौबे की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गार्ड मोहम्मद फिरोज अंसारी बाल बाल बचे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कैमूर एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। ये कंपनी के लोग पैसा भरने के लिए आए हुए थे। एक गार्ड यहाँ चेयर पे लगा बैठा था, एक गार्ड गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी 3 लोग एक बार आए, आके पीछे से मिर्चा आँख में डाल के और एक गार्ड को गोली मार के पैसे लेकर चले गए। कितना पैसा गया इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। गार्ड की मौत की सूचना आ रही है सर। हम लोग गोली लगा है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं ये लोग। आए थे पीएनबी बैंक से, मैंने पूरा मतलब कंबाइंड बैंक हम लोग देता पैसा कंबाइंड पूरे एटीएम का, पूरे जिले का। हम लोग बाकी एटीएम करते हुए पूरे पास गए। जैसे हम लोग उतरे एटीएम पास गए, झोला में मतलब पैसा लेकर गए। वैसे 4-5 लोग गोली चला कर सबको मतलब आप लोग जैसे एटीएम मशीन में पैसा डालने के लिए हम गए, उसी तरह मतलब हम लोग गोली चलाया। लोग था? करीबन 4 लोग था। क्या चीज था वो लोग? बाइक से था और 2-3 हैंड में पिस्टल था। विदेशी पर्यटकों को लेकर जब गंगा विलास क्रूज बक्सर पहुंचा तो विदेशी पर्यटक बक्सर घूमने निकल पड़े। सभी ने रामरेखा घाट से ई रिक्शा की यात्रा शुरू की और शहर के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। बक्सर घूमने के बाद सभी पर्यटकों को लेकर गंगा विलास क्रूज वाराणसी के लिए रवाना हो गया, जो 12 जनवरी को पहुंचेगा। विदेशी सैलानियों से बात की पुष्पराज ने। बक्सर में सैलानी पहुंचे हैं, बक्सर के तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। आज सैलानियों से बात करते हैं कैसा ये महसूस कर रहे हैं बक्सर पहुंच के। मैम, व्हाट इज योर ओपिनियन इन बक्सर? यू हैव कम इन बक्सर। My first impression, very nice. I like this place where the boat came, and now we climbed up the stairway, and I'm curious. I'm really curious to see your city. Which country you have come in Buxar? Where you live? Which country? I live in Germany. I'm from Germany. Yes, from Munich, in the south of Germany. So it's my first time in India. This is the first time of India when you have come in a river. Yes, it's my first time. We came from Kolkata, and now we are here after a long trip. So yeah. Came in Germany.
Yeah, from Germany. Yes, yes. तो जर्मनी से सैलानी हैं, जर्मनी से पहुंचे हैं बक्सर, और तमाम ये सैलानी आप देख सकते हैं, ये तमाम सैलानी हैं जो बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे हैं और यहाँ पर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, व्हाट इज योर ओपिनियन इन बक्सर? यू हैव कम इन बक्सर। I don't speak English. I am German. Okay, you are German. And what is your opinion, ma'am? You have come in Buxar. What you feel here? It's cold like in Switzerland. I didn't know that. I just know India like it's warm, little bit more, and it's very funny. Thank you. Sir, what is your opinion in you have come in Buxar in city? Sorry? What is your opinion? You have come in Buxar. Oh, you know, it is our last stop before Varanasi, and I'm enjoying see a middle big town in India before we go to the big Varanasi. Okay? Okay, thank you, sir. तो तमाम ये सैलानी हैं जो बक्सर के रामरेखा घाट पहुँचे। आप देख सकते हैं, नज़ारा है, ये सैलानी हैं और देश के हर कोने से हैं, कुछ भारत के बाहर से भी सैलानी हैं जो आज बक्सर के तमाम उन स्थलों का वो नज़दीक से देखने आए हैं। जब भगवान त्रेता युग में जब बक्सर पहुँचे थे, उन स्थलों का ये भ्रमण करेंगे और ये नज़दीक से उन स्थलों को जानेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। मुजफ्फरपुर में 12 दिसंबर से लापता MBA की छात्रा ऐसी सिंह का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। लड़की के पिता मुजफ्फरपुर से पटना तक पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। मुजफ्फरपुर में वो अपने नाना और मां के साथ रहते हैं और उनके कॉल डिटेल में कोई लव अफेयर इसकी बात सामने नहीं आई है। बच्ची हमारी किसी अपहरणकर्ताओं द्वारा सेक्स माफिया वहाँ लोग रहते हैं मुजफ्फरपुर में। पहले भी बहुत से रिपोर्ट्स ऐसा आते रहा, किसी के हाथ लग गई। 12 हम सर थाना प्रतिदिन गए हैं, 15 दिन लगातार सर। DSP साहब राघव दयाल जी से मिले हैं सर। SSP साहब जयंत कांत जी से 5 बार मिल चुके हैं। वो बिहार पुलिस मुख्यालय में भी 3 बार DGP साहब से मिलने के लिए आ चुके हैं। आज सर नाइक साहब से मिले। इसके 23 दिसंबर को हम संजय सिंह ADGP साहब से मिले। वो बोलते हैं ठीक है आप देखते हैं, लेकिन सर आज जब उसका रिसीविंग लेने गए तो बोले कि अभी तक हेडक्वार्टर से निकला नहीं है, मुजफ्फरपुर जाने में 10 दिन और लगेगा। आगे देखिए जोहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद